सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से, जिसमें हम समझ रहे हैं पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति को, और आज हम फ्रांसीसी क्रांति का भाग 4 समझेंगे। इसमें हम इसके आगे से पढ़ेंगे कि किस तरह से 1789 की क्रांति फ्रांस में हुई थी। अब उसके बाद आगे आने वाले समय में फ्रांस की जो सत्ता थी किसने संभाली, कैसे संभाली, या जो फ्रांस का प्रशासन था वो किस तरीके से चला। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है 1792 से 1794 का उग्र गणतंत्रवाद का चरण, यानी जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो नेशनल असेंबली के लोग थे, उन्होंने किस तरीके से आगे प्रशासन किया। और ये उग्र गणतंत्रवाद इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय में जो भी शासन किया गया उसको इतनी सख्ती से किया गया, इतने क्या कहूँ कि जो राष्ट्रवादिता की भी चरम सीमा होती है उसको उसके हिसाब से उन्होंने शासन किया। तो देखें इसमें है क्या कि 1789 की फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। तो देखिए जैसे ही 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई तो उसका भय सबसे पहले जो यूरोप के पड़ोसी देश थे ना उसमें फैलने लग गया, क्योंकि वहाँ के राजाओं को डर लगने लग गया कि जिस तरह से फ्रांस के राजा का तख्ता पलट हुआ ऐसे ही कहीं उनका भी ना हो जाए। और फिर जो पादरी और कुलीन वर्ग यहाँ से भाग के गए उन्होंने और ज़्यादा उसके बारे में उन लोगों को बताया और क्रांति के विरुद्ध भावना को फैलाया। फ्रांस की क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में अब होने लग गया। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र को समर्थन दिया था, तो इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। उन्होंने इस निरंकुश राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में इसे मान लिया। तो यानी जैसे ही ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र को कहा कि हाँ ये सही था, तो उसके विरोध में जो फ्रांस की अब जो लोकतांत्रिक सरकार थी उन्होंने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया और उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में इसको लिया। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ, यानी जो नेशनल असेंबली थी अब वो क्या बन गई, नेशनल कन्वेंशन, उसकी सरकार बनी। नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा कि 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ, यानी उसकी प्रथम मीटिंग, पहली मीटिंग हुई। इसमें जैकोबिन एवं जीरोदिस्ट दल प्रमुख थे। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे, और क्योंकि वो तो पहले से ही थे, पेरिस पर भी इनका प्रभाव था। इनका प्रमुख नेता था रोबेस्पियर, याद रखिएगा उसका पूरा नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। दूसरी तरफ जीरोदिस्ट थे, ये शिक्षित एवं कुलीन थे किंतु व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे। इनके प्रमुख नेता थे मैडम रोलां, ब्रिसो आदि। दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे, यानी गणतंत्र के वो सपोर्टर्स थे। विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। जीरोदिस्तों का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है और उसका अब अंत होना चाहिए। वे और अधिक सामाजिक समानता लाने के भी विरुद्ध थे। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे और उधर जैकोबिन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्गों के प्रति सद्भावपूर्ण रवैया रखते थे, यानी वो ये चाहते थे कि पूरे समाज में समानता हो, कोई अमीर कोई गरीब ना हो। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयाँ, यानी नेशनल कन्वेंशन के सामने क्या क्या मुसीबतें आई, क्या क्या समस्याएं आई। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है, और ऐसा ही हुआ था। तभी तो लोकतंत्र आएगा, जब ये तीन मूल्य लोगों को मिले, तीन जो इन भावनाओं को लोकतंत्र के जो उन्होंने संविधान बनाया उसमें शामिल किया।
इस घोषणा से जो यूरोप के निरंकुश शासक थे वो भयभीत हो गए, वो डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब हमारे देशों में भी लोग इसी तरीके की मांग करेंगे और हमारा शासन भी चला जाएगा। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की ना होकर पूरे यूरोप की हो गई। अतः यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए और इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा के एक गुट का फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हुआ। यानी अब ये सारे मिल गए और किसी तरह से इन्होंने ये चाहा कि फ्रांस में भी वापस से राजतंत्र आ जाए। इस गुट ने कई जगहों पर फ्रांस को पराजित भी किया। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को ही समाप्त कर दिया और गणतंत्र की स्थापना की, क्योंकि अभी तक वहाँ पर राजतांत्रिक लोकतंत्र चल रहा था, यानी कुछ तो राजा का शासन था और कुछ लोगों का, यानी मिला जुला शासन चल रहा था। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे मृत्युदंड की सजा दे दी गई और 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब पूरी तरीके से वहां पर लोकतंत्र आ गया था। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से गिर गया था और जिससे कीमतें बढ़ गईं, क्योंकि युद्ध जो चल रहा था दूसरे निरंकुश राजाओं के प्रति, उससे क्या होगा कि फ्रांस में अब संकट पैदा हो गया, किसका, रुपए पैसों का, जिससे कीमतें बढ़ गईं। अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया गया। जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार करके आतंक के राज्य की स्थापना की। देखिए किस तरीके से उन्होंने जो है जैकोबिनों ने अब फ्रांस की सत्ता पर कब्जा कर लिया। कब्जा तो कर लिया, लोगों को अच्छा भी लगा कि चलिए लोकतंत्र की स्थापना होगी, लेकिन उनका ये सपना बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला। आतंक राज की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ, क्योंकि अब जो रोबेस्पियर का शासन आया ना, वो 1 साल का शासन इतना भयंकर था, इतना भयानक था कि लोगों ने इसे आतंक राज की संज्ञा दे दी। आखिर हुआ क्या था? रोबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। आपको मैं बताऊं कि जो रोबेस्पियर था उसने जो नियम और कानून बनाए और उनका इतना सख्ती से पालन करवाया कि जो फ्रांस की जनता थी वो त्राही त्राही कर उठी। यानी कि उसने जो है सभी को, हालांकि उसने काम तो सही किया था कि सब समान होंगे, सबके लिए एक जैसी मोटे आटे की समानता रोटी मिलेगी, और ये जो मैडम और ये सर वाले जो शब्द थे उनको हटा के एक आम नागरिक की उन्हें संज्ञा दी थी। तो आगे क्या हुआ कि इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना भी की गई, और लेकिन जो कोई जैकोबिन्स के विरुद्ध काम करता था उसे मृत्युदंड दे दिया जाता था। हालांकि इसमें नहीं बताया, मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक कि जो उसके अपने पार्टी के नेता होते थे ना, अपने क्लब के जो नेता होते थे उसके, अगर वो भी उसकी बात नहीं मानते थे तो उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा दे दी जाती थी। फिर जुलाई 1994 में रोबेस्पियर को भी कैद कर दिया गया और फांसी दे दी गई, और इसी के साथ आतंक के राज की समाप्ति हुई। आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक राज्य की व्यवस्थाओं को भंग किया। यानी जो रोबेस्पियर ने व्यवस्था बनाई थी उनको सबको खत्म कर दिया। अब उदारवादी नेता, उनके हाथ में फ्रांस की सत्ता आ गई थी। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य तथा पारिश्रमिक पर भी, उस पर मतलब जो भी उन्होंने जो भी व्यवस्था बनाई, जो भी पारिश्रमिक तय किया गया, नए मूल्य, जो भी कुछ उन्होंने किया, उन सब पे से नियंत्रण को हटा दिया गया और उस व्यवस्था को बदल दिया गया। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नेशनल कन्वेंशन ने आखिर क्या किया था, उसके क्या क्या कार्य थे। तो जो कार्य थे वो निम्नलिखित हैं। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बना दिया गया। यानी अब अलग अलग भाषाएं फ्रांस में नहीं बोली जाती थी, केवल एक फ्रेंच जिसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया गया तथा ऋण ना चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त कर दिए गए। फिर इसके बाद उन्होंने एक कार्य और किया कि सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का जो कानून था वो समाप्त कर दिया। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना दिवस से एक नया पंचांग यानी कि कैलेंडर 22 सितंबर 1792 से लागू किया गया। माप तौल की एक नई पद्धति जिसमें ग्राम, लीटर और मीटर आदि शुरू की गई। कालाबाजारी को रोकने के लिए राशनिक व्यवस्था लागू की गई और मुआवजा देने की नीति भी समाप्त कर दी गई। आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए ताकि फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर पाए। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने
प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे। तो इसका उत्तर है कि 1789 की फ्रांस की क्रांति से का जो भय था, फ्रांस की क्रांति का भय था, वो पूरे यूरोप के यानी यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। क्रांतिकारियों ने ये घोषणा कर दी थी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है। इस घोषणा से यूरोप के अन्य शासक भयभीत हो गए और परेशान होने लग गए। दूसरा प्रश्न है कि रोबेस्पियर कौन था। रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था। फिर तीसरा प्रश्न, आतंक का राज क्या था। तो इसका उत्तर है कि जब फ्रांस की सत्ता रोबेस्पियर के हाथ में आई तब उसने नियम और कानूनों का इतनी सख्ती से पालन करवाया कि फ्रांस की जनता त्राही त्राही कर उठी। जो भी जैकोबिनों के विरुद्ध काम करता उसे मृत्युदंड दे दिया जाता। यहाँ तक कि उसके अपने पार्टी के नेता अगर उसके विरुद्ध काम करते ना तो उन्हें भी कड़ी सजा मिलती थी। इसे ही आतंक का राज कहा गया। फिर आखिरी प्रश्न नंबर 4 है, नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे। तो नेशनल कन्वेंशन के मुख्य कार्य क्या थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई तथा ऋण ना चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून को समाप्त किया गया। सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त किया गया। और फिर माप तौल की नई पद्धति ग्राम, लीटर, मीटर शुरू की गई। और आखिरी काम ये था कि कालाबाजारी को रोकने के लिए राशनिक व्यवस्था लागू की गई। तो मैंने तो 5 कार्य लिखे हैं, आप चाहें तो 3 कार्य भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे नंबर पाइए। लेकिन अगर कोरोना वायरस से बचना है ना तो मास्क जरूर लगा के रखिए